अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब खैरियत से होंगे। जो लेक्चर्स आप नीचे अभी सुनने लगे हैं न्यूरो एनाटमी के, ये मैंने कैप्लन न्यूरो एनाटमी से बनाए हैं। और ये बेसिकली लेमैन के लिए बनाए हैं, जिसमें आप कैजुअल वे में सारे लेक्चर्स आप गो थ्रू कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं। और अगर किसी ने पहली बार सुनने हैं, जो पहले कहीं से पढ़े नहीं हुए, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। और FCPS पार्ट 1 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं उसमें एग्ज़ाम में, वो भी मैंने साथ साथ इसमें डिस्कस किए हैं। तो होपफुली ये बहुत बेनिफिट देंगे आप लोगों को। और प्लीज़ सुने, और साथ जो मेरा लिंक है इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जो कल तक तो हो गया था, अब आज हमने करना है वेंट्रिकुलर सिस्टम और CSF। ठीक है। और जो जो CNS के ट्यूमर्स हैं ना, उसका सिर्फ मैं वो, क्योंकि वैसे तो वो सारी पैथोलॉजी है, वो एनाटमी में नहीं आता, लेकिन उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं तुझे बता देता हूँ। जैसे ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी एक ट्यूमर है, सबसे कॉमन प्राइमरी मलिग्नेंट ट्यूमर ब्रेन का यही है। ठीक है। इसकी जो शेप होती है ना, वो इसमें एक तो याद रखना बटरफ्लाई ग्लायोमा का वर्ड होगा, या सूडो पेलिसेडिंग नेक्रोसिस होता है इसमें। ये दो चीज़ें ये पैथोलॉजी के हिसाब से याद रखनी है, ये इसका एनाटमी से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह जो एस्ट्रोसाइटोमा एक ट्यूमर है, उसके अंदर तूने याद रखना है रोजेंथल फाइबर्स होते हैं। अब ये सारी वो है पैथोलॉजी है। और उसके अंदर GFAP जो मैंने पहले बताया था, ग्लायल फिब्रिली एसिडिक प्रोटीन, ये पॉजिटिव होती है, बच्चों में कॉमन होता है। और पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर है बेसिकली, यानी कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। इसी तरह ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा के बारे में मैंने तुझे पहले बताया था कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स फ्राइड एग अपीयरेंस की शेप होती है, तो ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा भी फ्राइड एग अपीयरेंस होते हैं। ठीक है। इसी तरह एपेंडाइमोमा जो है वो हाइड्रोसेफलस करते हैं, क्योंकि एपेंडाइमल सेल्स वो होते हैं जो CSF प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो अगर एपेंडाइमोमा होगा तो CSF ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो हाइड्रोसेफलस हो जाता है। ठीक है। इसी तरह मेडुलोब्लास्टोमा जो है वो ब्लू सेल ट्यूमर है, ऐसे सेरिबेलर ट्यूमर होता है और इसे ब्लू सेल ट्यूमर कहते हैं। ब्लू सेल ट्यूमर का मतलब होता है कि न्यूक्लियस इतना बड़ा होता है कि वो पूरा सेल ब्लू नज़र आता है न्यूक्लियस की वजह से, इसलिए इनको ब्लू सेल ट्यूमर्स कहते हैं। तो ये है मेडुलोब्लास्टोमा बच्चों का, ये भी पोस्टीरियर क्रेनियल ट्यूमर होता है। और इसके अंदर वो आगे ब्लू स्मॉल राउंड सेल्स होते हैं। ठीक है। मेनिनजियोमा जो है उसके अंदर तुझे याद होगा, हमने पढ़ा था, मेनिनजियोमा बिनाइन ट्यूमर है और इसके अंदर सेमोमा बॉडीज़ होती हैं। ठीक है। सेमोमा बॉडीज़। अच्छा एक चीज़ याद रखा, अगर MCQ आए ना कि रेडिएशन से सबसे कॉमन ट्यूमर कौन सा होता है, तो रेडिएशन से सबसे कॉमन ट्यूमर ल्यूकीमिया होता है। ठीक है। लेकिन अगर वो पूछें कि रेडिएशन से सबसे कॉमन CNS ट्यूमर कौन सा है, तो रेडिएशन से सबसे कॉमन CNS ट्यूमर जो है वो मेनिनजियोमा है। ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। फिर श्वानोमा है। श्वानोमा हमेशा एट्थ नर्व के साथ होता है, एट्थ नर्व जिसको अकोस्टिक न्यूरोमा कहते हैं। और मेस्टॉइड प्रोसेस में वहाँ पे जो एट्थ नर्व का सारा वेस्टिबुलर सिस्टम वगैरह पड़ा है, उसको इन्वॉल्व करता है। और ये सारा कुछ कोई इसमें से कोई किसी ने कुछ भी नहीं पूछना। ठीक है। अब आगे आ जो वेंट्रिकुलर सिस्टम ओवरऑल तुझे पता ही है, लेकिन फिर भी मैं तो मतलब सिर्फ एक किस्म की समझ ले, आज ये इसकी रिवीजन ही है। वैसे चीज़ें ज़्यादातर पता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूछी जाती हैं उसके ऊपर मैं तुझे फोकस करूँगा। सबसे पहले आज जी, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं उसके अंदर होता है थर्ड वेंट्रिकल, ठीक, सॉरी, लैटरल वेंट्रिकल। जो लैटरल वेंट्रिकल है दोनों साइड के, वो सेंटर में जो है वो ये थर्ड वेंट्रिकल के अंदर ओपन होते हैं फोरामेन ऑफ मॉनरो के थ्रू। ठीक है। फोरामेन ऑफ मॉनरो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में ओपन होते हैं। थर्ड वेंट्रिकल नीचे फोर्थ वेंट्रिकल में ओपन होता है सेरिब्रल एक्वाडक्ट के थ्रू। अगर MCQ आए ना कि सबसे नैरोएस्ट पार्ट कौन सा है वेंट्रिकुलर सिस्टम में, तो वो सेरिब्रल एक्वाडक्ट है। ठीक है। सबसे कॉमन जो कम्युनिकेटिंग नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस है ना, वो एक्विडक्टल स्टेनोसिस की वजह से होता है। अगर सेरिब्रल एक्विडक्ट का स्टेनोसिस हो जाए, ठीक है, या इसके पेरिडक्टल स्टेनोसिस, पेरिडक्टल कोई ट्यूमर पड़ा है जिसकी वजह से वो दब गया है, तो सबसे कॉमन जो है वो ये नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस इसी की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन सबसे कॉमन होती है सेरिब्रल एक्वाडक्ट में। सेरिब्रल एक्वाडक्ट आगे ओपन होती है फोर्थ वेंट्रिकल में, और फोर्थ वेंट्रिकल आगे स्पाइनल कैनाल के थ्रू जो है वो आगे ओपन हो जाता है। और फोरामेन ऑफ मेजेंडी सेंटर में, और दो फोरामेन ऑफ लुश्का लैटरली। ये तीन फोरामेन फोर्थ वेंट्रिकल को ड्रेन कर देते हैं आगे सब एरेकोनॉइड स्पेस में। फिर सब एरेकोनॉइड स्पेस आगे ड्रेन हो जाती है एरेकोनॉइड ग्रैन्युलेशंस के थ्रू ड्यूरल विनस साइनसेस में, और ड्यूरल विनस साइनसेस से ये सर्कुलेशन होती है। CSF बनता कहाँ है? CSF बनता है
ये कोरॉइड प्लेक्सिस होता है, थर्ड और लैटरल वेंट्रिकल के अंदर कोरॉइड प्लेक्सिस होता है, वहाँ से सीएसएफ बन रहा होता है। और सीएसएफ जो बनेगा वो सारा इधर से सर्कुलेशन होती होती और ड्रेन की तरफ हो रहा होता है एरोकनाइड ग्रेन्युलेशंस में ड्यूरल विनस साइनसेस के अंदर। अब टोटल जो डेली सीएसएफ बनता है ना वो 400 से 500 ml होता है, लेकिन वो इस एट अ टाइम जो वेंट्रिकुलर सिस्टम में और सब एरोकनाइड स्पेस में मौजूद होता है वो सिर्फ और सिर्फ 90 to 150 ml होता है, ठीक है। और उस 90 to 150 ml के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ जो है वो 25 ml जो है वो वेंट्रिकुलर सिस्टम में होता है, बाकी सारा का सारा सब एराकोनॉइड स्पेस में होता है। 25 ml होता है सिर्फ वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर, ठीक है। और अच्छा, ये अब जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं ना ये इसके मूवमेंट में मदद करते हैं, ये सीएसएफ की मूवमेंट में एपेंडाइमल सेल्स जो है ना वो मदद कर रहे थे। सीएसएफ क्या खुद इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से सीएसएफ इम्पॉर्टेंट है कि सीएसएफ से यू एमसीक्यू आ जाता है कि भाई सीएसएफ और प्लाज्मा की आपस में कंपैरिजन पूछा होता है। एक चीज़ याद रखनी है कि सीएसएफ के अंदर मैग्नीशियम और क्लोराइड ज़्यादा होता है प्लाज्मा से, और सीएसएफ के अंदर कैल्शियम और पोटेशियम कम होता है प्लाज्मा से। सोडियम और जो है ना सोडियम वो प्लाज्मा और सीएसएफ दोनों का बराबर होता है, ठीक है। सीएसएफ थोड़ा सा एसिडिक होता है, ठीक है, और ऑस्मोलैरिटी तकरीबन नियरली इक्वल टू प्लाज्मा होती है। तो ये चीज़ तो ना याद रखनी है। और ये एमसीक्यू इसमें से बनता भी है, कभी एसिडिटी पूछ लेते हैं, कभी क्या पूछ लेते हैं, ये बनता है एमसीक्यू। ब्लड ब्रेन बैरियर मैंने तुझसे पहले ही डिस्कस कर लिया था कल के ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, किन 3 चीज़ों से बना है और किन 4 जगहों पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता, ये भी मैंने तुझे कल बता दिया था, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्यूरल वीनस साइनसिस, ठीक है। अब वो वीनस साइनसिस में तुझे सबसे ऊपर जो सबसे पहली स्कल के साथ बिल्कुल सेंटर में जो होती है, जो फॉक्स सेरिब्राई के साथ चल रही होती है, उसको हम कहते हैं सुपीरियर सैजिटल साइनस। सुपीरियर सैजिटल ये फॉक्स सेरिब्राई बुक ये अपने ना नेट पे बेशक देख लें तस्वीर। फॉक्स सेरिब्राई वो बीच में ड्यूरामेटर की वो शीट है जिस दोनों साइड के सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को सेपरेट कर रही है, इनके दरमियान होती है फॉक्स सेरिब्राई, बिल्कुल सेंटर से नीचे आ रही है, ठीक है, वर्टिकल। तो वो फॉक्स सेरिब्राई का जो ऊपर वाला मार्जिन है ना, अपर बॉर्डर, उसके ऊपर चल रही होती है सुपीरियर सैजिटल साइनस, और उसका जो लोअर फ्री मार्जिन है ना उसके ऊपर चल रही होती है इंफीरियर सैजिटल साइनस, ठीक है। अब ये जो इंफीरियर सैजिटल साइनस है ना ये आगे फर्दर मिलती है उसके साथ एक और वेन होती है जिसे कहते हैं ग्रेट वेन ऑफ गैलन, उसके साथ मिलती है और मिल के बना देती है स्ट्रेट साइनस, ठीक है। इंफीरियर सैजिटल साइनस और एक और वेन आ रही होती है ग्रेट वेन ऑफ गैलन, ये दोनों आपस में मिलती हैं और एक एक्स्ट्रा एक कॉमन वेन बन जाती है जिसे कहते हैं ये अपना स्ट्रेट साइनस, ठीक है। वो स्ट्रेट साइनस फिर आगे कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस में ड्रेन होता है। इसी तरह कवर्नस साइनसिस होते हैं वो ड्रेन होते हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस में। सिग्मॉइड ये सारे साइनसिस जितने फिर ये आगे एंड में सुपीरियर इन्फीरियर पेट्रोसल साइनसिस में ड्रेन होते होते सिग्मॉइड साइनस में आते हैं, और सिग्मोइड साइनस जो है वो आके बल्ब ऑफ इंटरनल जगुलर वेन में ओपन होता है। यानी कि तुझे ये पता होना चाहिए कि ये किस तरह आपस में जुड़े हैं। सुपीरियर सैजिटल साइनस स्ट्रेट साइनस किस तरह बनता है, ग्रेट वेन ऑफ गैलन के थ्रू और इन्फीरियर सैजिटल साइनस के मिलने से, ठीक है। फिर ये सारे के सारे साइनसिस सिग्मोइड साइनस के थ्रू ड्रेन हो रहे हैं बल्ब ऑफ इंटरनल जगुलर वेन के अंदर, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, जो कवर्नस साइनस है ना, कवर्नस साइनस का खास इंपॉर्टेंस है कि कवर्नस साइनस के रिलेशंस पूछे होते हैं और हमें भी पेपर में एमसीक्यू आया था, तो कवर्नस साइनस के रिलेशन पता होने चाहिए, ठीक है। कवर्नस साइनस का ये रिलेशन है कि कवर्नस साइनस के मीडियल दोनों साइड के कवर्नस, 2 कवर्नस साइनसेस हैं, उनके दोनों के मीडियल जो है वो पिट्यूटरी फोसा है जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ है, ठीक है। कवर्नस साइनसिस के जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के मतलब हमें ये एमसीक्यू आया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड के लैटरल क्या चीज़ें होती हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के लैटरल कवर्नस साइनस होते हैं, ठीक है। अच्छा, कवर्नस साइनस के अंदर क्या होता है, कवर्नस साइनस के अंदर से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी गुजर रही है, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है एक, और साथ उसके एब्ड्यूसेंस नर्व होती है, ठीक है। उसके अलावा 3rd, 4th और 5th नर्व की फर्स्ट 2 डिविजन्स मैक्सिल ऑफ्थेल्मिक और मैक्सिलरी, ये 2 डिविजन्स जो है ना ये लैटरल वॉल ऑफ कवर्नस साइनस के अंदर मूव कर रही होती हैं। जो एब्ड्यूसेंस नर्व होती है और जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है ये कवर्नस साइनस के अंदर होती है और ल्यूमिन के अंदर, और जो बाकी होता है जो लैटरल वॉल होती है, लैटरल वॉल के अंदर ये 3rd, 4th और 5th की फर्स्ट 2 डिविजन्स जो है वो मूव कर रही होती हैं कवर्नस साइनसिस के अंदर, ठीक है। तो ये तुझे कवर्नस साइनस का इतना पता होना चाहिए।
उसके अलावा ये ड्यूरल वेनस साइनसिस जो मैंने तुझे बताया, ये बस इतना ही पता होना चाहिए। हमें एक और एमसीक्यू आया था, उन्होंने बॉडी की 4-5 वेन्स के नाम लिखे हुए थे और पूछा होता है इनमें से सबसे लो प्रेशर किस वेन में है। तो जो जो वेन जितनी ऊपर होती है ना, उसमें उतना ज़्यादा लो प्रेशर होता है। ठीक है, अब नहीं, ये इस तरह पूछा होता कि ग्रेविटी का इफेक्ट, इस तरह कुछ था, तो वो उसका आंसर था ड्यूरल वीनस साइनस। उसमें ड्यूरल वीनस साइनसिस जो है ना, वो उधर उसमें ब्लड वेन का प्रेशर सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ एक इस तरह क्वेश्चन भी बन के आया था हमें। अब एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है और जो पेपर में आ सकती है, वो होता है फोर्थ वेंट्रिकल का जो फ्लोर है ना, वो फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिससे फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर बनता है। मैंने तस्वीर भी भेजी है, ये भी देख ले। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल का जो फ्लोर है ना, उसके अंदर एक तो सेंट्रल में मीडियन सल्कस होता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सिर्फ वो बताऊंगा। एरिया प्रोस्ट्रीमा मौजूद है फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में। एरिया प्रोस्ट्रीमा वही है जो वॉमिटिंग सेंटर है। ठीक है, अच्छा, एरिया प्रोस्ट्रीमा के अलावा फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर एक चीज़ मौजूद है, फेशियल कॉलिकुलस। फेशियल कॉलिकुलस क्या होता है, ये भी एमसीक्यू में आ जाता है। फेशियल कॉलिकुलस होता है सिक्स्थ नर्व का न्यूक्लियस होता है, यानी कि एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस, और उसके अराउंड सेवंथ नर्व यूं पूरी सर्कल अराउंड हुई होती है, उसको पूरा एक किस्म का रैप किया होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं, क्योंकि सेवंथ नर्व जो है वो फेशियल नर्व है, तो इसलिए इसको कहते हैं फेशियल कॉलिकुलस। ठीक है, ये एक गोल सा बल्ब सा बना होता है, न्यूक्लियस होता है सिक्स नर्व का, और उसके अराउंड लूप अराउंड हुई होती है सेवंथ नर्व। तो ये होता है फेशियल कॉलिकुलस। अब फेशियल कॉलिकुलस का जब भी डैमेज होगा तो वो सिक्स नर्व और सेवंथ नर्व की पैल्सी कराएगा। ठीक है, दूसरी बात, वो एमसीक्यू पूछते हैं कि फेशियल कॉलिकुलस किस चीज़ से बना है, तो आंसर उसका होता है एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस एंड फेशियल नर्व। ठीक है, उन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शंस बना के रखी होती हैं। एक ऑप्शन होगी फेशियल न्यूक्लियस एंड एब्ड्यूसन नर्व, लेकिन इसका आंसर असल आंसर है एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस और फेशियल नर्व, इससे मिलकर बनता है फेशियल कॉलिकुलस। ठीक है, तो फेशियल कॉलिकुलस होता है फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर के फ्लोर में। दूसरी बात, इसमें एक होता है वेगल ट्रायंगल। वेगल ट्रायंगल वो जगह है जहाँ से वेगस नर्व निकल रही है, और एक इसमें एरिया होता है वेस्टिबुलर एरिया, जहाँ से वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व निकल रही है। एक इसमें होता है हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल, जहाँ से हाइपोग्लॉसल यानी कि ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व निकल रही है। तो इस तरह का एमसीक्यू एक आता है कि फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर से कौन कौन सी नर्व्स मौजूद हैं, तो उसका आंसर है 6, 8, 10, 12। सिक्स्थ नर्व का न्यूक्लियस पड़ा हुआ है फेशियल कॉलिकुलस में, एट्थ वेस्टिबुलर एरिया में, 10 वेगल ट्रायंगल में, और 12 हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल में। तो ये तुझे पता होना चाहिए, ये एमसीक्यू इस तरह का आता है। और ये सारे मैं एमसीक्यूज वो बता रहा हूँ जो जिस तरह के राबे अली में इस तरह के बने हुए हैं, तो वो फिर उस तरह मैं बता रहा हूँ। ये पता होना चाहिए तुझे कि ये चीज़ें मौजूद हैं फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर में। ठीक है, बाकी सीएसएफ की प्रोडक्शन का जो मैंने तुझे बताया वो पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा फॉर्मन किधर ओपन हो रहा है वो पता होना चाहिए। ड्यूरल वीनस साइनसिस का पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, जो सीएसएफ का, हाँ, वो मैंने बता दिया। बाकी होता है हाइड्रोसेफलस। तो हाइड्रोसेफलस के अंदर जो है ना, वो तुझे वैसे तुझे पता ही होगा, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग होते हैं हाइड्रोसेफलस। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस का मतलब कि वो सारे वेंट्रिकल्स आपस में कम्युनिकेटेड हैं। ठीक है, सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो सारे वेंट्रिकल्स इक्वली डायलेटेड होते हैं। ठीक है, और कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस हो सकता है सब एरेक्नॉइड हेमरेज की वजह से या मेनिंजाइटिस की वजह से, जो एरेक्नॉइड ग्रैन्युलेशंस होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, उसकी वजह से होता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस। जो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस है, वो किसी भी जो सेंटर में ना कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो वहाँ पे होगा। अगर तो ऑब्स्ट्रक्शन सेरेब्रल एक्वाडक्ट में है तो थर्ड वेंट्रिकल और लैटरल वेंट्रिकुलर डायलेट होगा। अगर ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो फॉरमन ऑफ मॉनरो में है तो सिर्फ लैटरल वेंट्रिकल्स डायलेट होंगे और बाकी नॉर्मल होंगे। मतलब इस तरह ऑब्स्ट्रक्शन पिछली जो एरिया होगा वो डायलेटेड होगा। ये किसी ट्यूमर की वजह से हो सकता है, किसी कंजेनिटल स्टेनोसिस वगैरह की वजह से हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ होती है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ये ओल्ड एज में बहुत कॉमन होता है कि जो क्रॉनिकली डायलेटेड वेंट्रिकल्स होते हैं ना, क्रॉनिकली डायलेट क्यों हो जाते हैं कि ओल्ड एज में ब्रेन एट्रोफी हो जाता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स बड़े हो जाते हैं और क्रॉनिकली डायलेट हो जाते हैं। उनका अंदर सीएसएफ प्रेशर नॉर्मल होता है लेकिन वो डायलेटेड वेंट्रिकल्स होते हैं, तो उसको कहते हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस। और उसके लिए फिर आपने करना क्या होता है कि
आप पहले तो देखते हैं कि आप टैप करते हैं स्पाइनल टैप। अगर तो टैप करने से कंडीशन बेहतर होती है तो इसका मतलब है कि पेशेंट का CSF ड्रेन होगा तो कंडीशन बेहतर हो जाएगी, तो फिर आप VP शंट डाल देते हैं, ठीक है। और इसका ट्रायड होता है, 3 चीज़ें होती हैं, तो आपको पता चलता है ओल्ड एज में कि ये नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, गेट के अंदर प्रॉब्लम और अनकॉन्शियसनेस। और ये तीनों चीज़ें जैसे ही आप CSF ड्रेन करते हो तीनों एकदम से बेटर होती हैं, ठीक है। बाकी हाइड्रोसेफेलस के अंदर सनसेट साइन भी होता है कि आइज़ जो है वो नीचे होती हैं, लेकिन वो बस वो एक याद माइंड में तुझे मैंने रिवाइज करने के लिए बोला है, यहाँ पे लिखा शिखा कोई नहीं हुआ, ठीक है। फिर एक होता है एक्स वैक्यू। एक्स वैक्यू हाइड्रोसेफेलस ये होता है कि किसी भी डिजीज़ की वजह से ब्रेन का कोई सा डैमेज हो गया है। फॉर एग्जांपल जैसे हंटिंगटन्स डिजीज़ के अंदर ब्रेन का जो है ना वो लैटरल वेंट्रिकुलर डायलेट होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा उसका जो हंटिंगटन्स डिजीज़ के अंदर जो बेसल गैंग्लिया होते हैं वही नहीं मौजूद होते, तो वो जगह भी डायलेट हो जाती है। इसी तरह कोई इन्फार्क्ट हुआ है तो वहाँ पे ब्रेन ख़त्म हो गया, डैमेज हो गया, और डैमेज एरिया की जगह पे CSF आ गया, इसको कहते हैं हाइड्रोसेफेलस एक्स वैक्यू, ठीक है। तो बस ये पता होना चाहिए। बाकी ये वेंट्रिकुलर सिस्टम और ये सारा इंपॉर्टेंट कवर हो गया, अब आगे इंशाल्लाह कल करेंगे।